हेलो डियर, स्वागत करता हूं आप सभी को। और ये आशा करता हूं कि जो हम सेट दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर जो दे रहे हैं, उसका तैयारी आप लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे। देखिए, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है कि आप एक क्वेश्चन पेपर को 2 दिन 3 दिन लगा कर याद करेंगे। आपको एक दिन में 5 घंटा क्यों नहीं पढ़ना पड़े, लेकिन आपको एक दिन में एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना ही पड़ेगा। चाहे आप कमज़ोर स्टूडेंट हैं, चाहे आप अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़ना तो अब पड़ेगा, क्योंकि आपके पास मुश्किल से 15 दिन का समय है। इसी 15 दिन में चाहेंगे तो चीज़ों को जो मैं दूंगा, जितना सेट उतना अगर आप कंप्लीट कर लेंगे सब्जेक्टिव में, तो आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इतना में भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपकी मर्जी है, आपका इच्छा है, जैसे हो। ठीक है, चलिए। और सबसे महत्वपूर्ण बातें बता दें। बहुत लोग कहते हैं कि सर इसका आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। तो देखिए, आंसर सबको तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका आंसर हम कैसे यहाँ पे अभी डील कर देंगे। सब चीज़ हम करा चुके हैं। फिलहाल मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जितना हो सकता है, मैं जब ये क्वेश्चन सब का एक बार हम पढ़ लेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन दिए हैं, लास्ट में हम जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो छोड़कर नहीं जाइएगा। लास्ट में जब हम एक वीडियो को जब टोटल क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे, जितने भी क्वेश्चन हम लिए हैं टोटल क्वेश्चन हम देख लेंगे, उसके बाद जो है हम आपको जो है लास्ट में ऑब्जेक्टिव का आंसर बताते चलेंगे। ठीक है, बहुत लोग कह रहे थे कि सर ऑब्जेक्टिव का आंसर बताते चलिए, तो ठीक है, मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर आज से जो है हर एक सेट का ऑब्जेक्टिव का आंसर जो है वीडियो के लास्ट में बताते चलूँगा, और आप लोग जो है इसको नोट डाउन करते चलेंगे, ध्यान में देते चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर फर्स्ट है ये बिहेवियर साइंस का, और यह फर्स्ट क्वेश्चन पेपर 1 का यह आखिरी है, आखिरी सेट है, क्योंकि इससे पहले तीनों सब्जेक्ट में हम क्वेश्चन पेपर 1 दे चुके हैं। यह चौथा पेपर है जिसको आज हम दे रहे हैं, पेपर 1 का। ठीक है, इसके बाद फिर पेपर 2 शुरू होगा सभी सब्जेक्ट का। बिहेवियर साइंस है। बिहेवियर साइंस में आपका जो एग्जाम होगा, ज़्यादातर क्वेश्चन लॉन्ग में ही पूछा जाएगा, ज़्यादातर जो क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाएगा, पूछा भी जाएगा तो 5 से 10 नंबर के आसपास रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। बाकी जो 65 नंबर रहेगा आपके एग्जाम में, ये आपके 60 से 65 नंबर क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव ही रहेगा। समझ गए? चलिए, सबसे पहले देख लीजिए, मैं बार बार कहता हूँ कि आपको इसको पढ़ना है, समझना है, कॉपी पर लिखना है, सोल्व करना है, तभी जाके आपको पता चलेगा कि आप जो है कितना लिख पा रहे हैं, कितना याद है। ठीक है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, सोल्व नहीं याद है, तो आपको जो है पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, पढ़ने के लिए आप कहीं से भी पढ़िए, क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हम जो पीछे दिए हुए हैं PDF, उसी से आपको पढ़ना है, कहीं से पढ़िए, लेकिन यही क्वेश्चन सब आप पर फोकस कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, निम्नलिखित को परिभाषित करना है, डिफाइन फॉलोइंग, यानी 10 नंबर के क्वेश्चन जो पहला है, 10 परिभाषा है, इसको आपको एक एक 2 लाइन में परिभाषित करना है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ये सब चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं, आपको सिर्फ जो है इसका बताना है आंसर। समझ गए? एक लाइन में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम जो है दूसरा देख सकते हैं, सही या गलत लिखना है, सही या गलत, राइट, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, तो आपका ट्रू फॉल्स में भी हमने 10 क्वेश्चन दिया है, 10 मार्क्स में, इसको आपको बनाना है। ठीक है, चलिए, और इसका जो आंसर है लास्ट में हम करेंगे, आप लोग वीडियो को जो है छोड़कर नहीं जाइएगा। ठीक है, चलिए, जिनको पढ़ना है, तब नहीं पढ़ना है वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम देखिए, तीसरा जो है, देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान को भरना है, रिक्त स्थान को भरना है, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक भी आपको मैंने यहाँ पे 10 दिया है, आपको इसको जो है क्या करना है, बनाना है, 10 नंबर का फिलअप है। ठीक है, चलिए, एग्जाम में हो सकता है 5 नंबर का फिलअप पूछे, ये हो गया। चलिए, दूसरा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, संक्षिप्त नोट लिखना है, कोई 4 ही लिखना है, 20 नंबर का है। एक क्वेश्चन लिखेंगे तो 5 नंबर मिलेगा, चारों लिखेंगे तो 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, 5 दिया गया है, आपको इस 5 में से कोई भी 4 लिखना है, जैसे एग्जाम में भी रहता है। ठीक है, देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं बताना है। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको जो है ये लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो इंटेलिजेंस को प्रभावित करता है, यानी बुद्धि को प्रभावित करता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, बताना है। नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व का, नर्स के लिए व्यक्तित्व का ज्ञान होना क्यों महत्वपूर्ण है, इसको भी बताना है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे देखिएगा, भूलना, ये फॉरगेटिंग क्या होता है और इसके प्रकार को बताना है। ठीक है, चलिए,
ये हो गया। चौथा इसी में क्वेश्चन है आपके, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, किशोर अपराध यानी बाल अपराध से क्या समझते हैं, बताना है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के बारे में, ठीक है। चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसमें, समाजशास्त्र की शाखाओं का वर्णन करना है, मतलब ब्रांचेज ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के कौन कौन शाखा है उसको जो है यहाँ पे डिटेल से बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, इस 5 में से कोई 4 का जवाब देना है, जो भी 4 आए उसको जवाब दे देना है, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे पाँचों जो है पढ़ना है, पाँचों पढ़ना है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से 4 ही जवाब मांगा है, लेकिन आपको इसमें से पाँचों को जो है क्वेश्चन में शामिल करके और पाँचों को पढ़ना है एक बार, ठीक है। चलिए, और पांचवा है वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है, मनोरचनाएं, या इसी को मनोरचनाएं, रक्षात्मक तंत्र क्या होता है, रक्षा तंत्र क्या है, महत्व को लिखना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि मनोरचनाएं क्या होता है, इसके महत्व को और इसके प्रकार को लिखना है, ठीक है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि निराशा का अर्थ क्या है, यानी फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। और उस फ्रस्ट्रेशन का कहाँ कहाँ से आदमी को फ्रस्ट्रेशन मिलता है, निराशा का स्रोत कौन कौन से हो सकता है, और निराशा दूर करने का क्या क्या उपाय है, या फिर निराशा दूर करने के उपाय को बताना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके 3 क्वेश्चन एक ही में है, और ये 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। अब इसमें से आखिरी क्वेश्चन है, 5 नंबर का है, कोई 2 का ही जवाब देना है, 3 दिया गया है, शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। देख लीजिए, पहला है ग्रामीण और शहरी समाज के बीच अंतर बताना है, ठीक है। चलिए दूसरा देखिएगा यहाँ पे कि शराबबंदी पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है, मतलब एल्कोहलिज्म जो है, एल्कोहलिज्म पर जो है ये शराबबंदी नहीं होगा, ये शराबबंदी नहीं है, गलत टाइपिंग हुआ है यहाँ पे, जो है मद्यपान पर, एल्कोहलिज्म मतलब मद्यपान होता है, मतलब मद नशीली पदार्थों का जो है आदत लगना, ड्रग एडिक्शन हो जाता है, और एल्कोहलिज्म होता है मद्यपान। तो मद्यपान पर आपको लिखना है संक्षिप्त में, और विवाह के रूपों को लिखना है, विवाह के कितने रूप होते हैं, फॉर्म्स ऑफ मैरिज। और ये जो क्वेश्चन अगर आप लिख देंगे, 2 लिखेंगे तो 5 नंबर मिलेगा, और सबके सब आपको याद करना है, पढ़ना है सबके सब। मैंने जो जो क्वेश्चन पूछा है पर लिखना आपको सबके सब है, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग जो है आंसर एक बार देख लेते हैं सबका, क्योंकि हम बताए थे कि लास्ट में आंसर देख लेंगे। चलिए आंसर को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो सही है और जो गलत है, ट्रू फॉल्स के बारे में हम लोग आंसर को देख लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे आपके जो पहला क्वेश्चन है, चरित्र एक जन्मजात गुण होता है आदमी का, तो बिल्कुल गलत है। किसी का भी कैरेक्टर जो है जन्म से सही नहीं रहता है, किसी का भी कैरेक्टर जो है जन्म लेने के बाद उसके परिवेश, उसके माता पिता के जो है मिले हुए जो है आचार विचार से जो है उसका चरित्र का निर्माण होता है, समझ गए ना। तो यह जन्मजात बिल्कुल नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिएगा, भूख एक बायोलॉजिकल फैक्टर जो है जैविक मकसद, मतलब कहा जाए तो भूख एक जो है जैविक प्रेरक है, तो बिल्कुल भूख एक ज़रूरी चीज़ें है और यही एक जैविक प्रेरक होता है, ठीक है। इसको जो है हम लोग इमोशन, भाव कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, और यह जो है प्रेरक भी होता है, भूख एक प्रकार से प्रेरक भी होता है, कि भूख लगता है तो हमें प्रेरित करता है खाना की ओर, ठीक है ना। आईडी प्लेजर सिद्धांत से प्रेरित है, आईडी क्या प्लेजर के सिद्धांत पर आधारित है, तो आईडी आपका प्लेजर सिद्धांत पर यानी खुशी के सिद्धांत पर बिल्कुल आधारित है, सही बात है, ठीक है। जाति जन्म से निर्धारित होता है, तो बिल्कुल सही है, किसी भी व्यक्ति का जो जाति होता है जन्म लेता है तो वह निर्धारित रहता है उसका जाति, ठीक है। अपराध एक मनोवैज्ञानिक समस्या है, तो क्या अपराध जो है यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है, तो बिल्कुल अपराध एक आपके जो है मनोवैज्ञानिक जो है क्या होता है, समस्या होता है। तो इस चीज़ को जान लीजिए, ठीक है, कि अपराध आपका जो है एक मनोवैज्ञानिक समस्या होता है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति जो है माइंड के डिप्रेस होने के बाद ही जो है वह कुछ करता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, नर्स को मनोविज्ञान पढ़ना आवश्यक नहीं होता है, बिल्कुल गलत है, पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नर्स मनोविज्ञान को नहीं पढ़ेगी तो वह खुद के व्यक्तित्व को कैसे अच्छा बनाएगी, या फिर दूसरे की बात को कैसे समझ पाएगी। वह जो है नर्सिंग के क्षेत्र में आकर लोगों को जो है स्वास्थ्य के अच्छे से तरीक़ा से देखभाल और समझ कैसे कर पाएगी, लोगों को जो है देखभाल कैसे कर पाएगी, जब तक वह जो है मनोविज्ञान को नहीं समझेगी कि किसका व्यवहार, किसका माइंड क्या है, तब तक वह कैसे जो है किसी को इलाज कर पाएगी। तो यह ज़रूरी है, मनोविज्ञान पढ़ना ज़रूरी है, तभी तो आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं ना।
सामूहिक बुद्धि परीक्षण का ही एक भाग है, तो बिल्कुल सही है। ग्रुप जो होता है ना, ग्रुप में भी बुद्धि परीक्षण किया जाता है, ठीक है। वंशानुगत एवं पर्यावरण कारक बुद्धि के विकास में जो है प्रभावित महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन भी आपसे लॉन्ग में पूछा गया है कि क्या जो है बुद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो देखिए बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हेरिडेटरी वंशानुगत भी होता है, गर्भ अवस्था में मिल रहे भोजन भी होता है, यानी गर्भ अवस्था भी बुद्धि को प्रभावित करता है, पर्यावरण भी प्रभावित करता है, लिंग भी प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये सब जो है व्यक्ति को बुद्धि को विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, यौन इच्छाओं की पूर्ति ना होने पर अंतर्द्वंद कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, तो बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी को यौन इच्छा पूरा नहीं होता है तो उसके मन में जो है अलग अलग तरह के भावना जो है उत्पन्न होने लगता है, व्यक्ति परेशान होने लगता है, धीरे धीरे वह जो है क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होने लगता है, ठीक है। तो अंतर्द्वंद व्यक्ति के अंदर उठता है। अवसाद, क्रोध, चिंता व डर कुंठा से जन्म लेते हैं, तो बिल्कुल सही बातें हैं। आपके जो कुंठा होता है, जो फ्रस्ट्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन यानी निराशा जो कहते हैं, तो आप लोग पढ़े हैं कि कुंठा है और आपके सामने कोई एक आप खुद का व्यक्ति है, सामने कोई आपका लक्ष्य है और इस आपको जो है इस लक्ष्य को पाने में बीच में कोई बाधा उत्पन्न हो जाता है, तो उसके फलस्वरूप जो है आदमी को निराशा होता है, यानी फ्रस्ट्रेशन होता है, जिसको हम लोग कुंठा बोलते हैं साइकोलॉजी के भाषा में। और यही जो है कुंठा व्यक्ति को किसी भी लक्ष्य को पाने से रोकता है। और जब कोई व्यक्ति को लक्ष्य नहीं मिलता है तो उसके अंदर डिप्रेशन आता है, क्रोध आता है, चिंता आता है और डर सताता है, और यही जो है आपका फ्रस्ट्रेशन होता है, ठीक है। चलिए, चीज़ें समझ गए। अब रिक्त स्थान में इसका आंसर आप लोग देख लीजिए क्या कहलाता है। कहता है कि आंशिक या पूर्ण स्मरण शक्ति की हानि को क्या कहते हैं, यानी मेमोरी लॉस को क्या कहते हैं, तो मेमोरी लॉस को हम लोग एमनेसिया बोलते हैं, समझ गए ना। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि स्मृति में हानि होना क्या कहलाता है, चाहे वो आंशिक रूप से हो या पूर्ण रूप से हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एमनेसिया। समझ गए चीज़ को। चलिए, सुडोलकाय, एथलिक टाइप और पिकनिक टाइप, ये जो आपका मैंने बताया व्यक्तित्व के टाइप जो है एथलिक टाइप और पिकनिक टाइप, किसने बताया था, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो क्रेस्मर थे, जो क्रेस्मर साइकोलॉजिस्ट थे, तो क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को 3 टाइप से बताया, एक एथलिक और एक एस्थेनिक और एक पिकनिक, यानी सुडोलकाय और एक कमज़ोर और एक गोलकाय, 3 टाइप से जो है क्रेस्मर ने वर्गीकरण किया व्यक्तित्व को। वहीं पर बात किया जाए, आपसे पूछ देगा कि बताइए इंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक जो है व्यक्ति को वर्गीकरण किसने किया, तो जब ही मॉर्फिक वाला सवाल आ जाएगा तो समझ जाइएगा वह सेल्डन ने किया था। कौन? सेल्डन, ठीक है। चलिए, पहला बीन साइमन बुद्धि परीक्षण डैश में हुआ था, मतलब पहला बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, मतलब जो बुद्धि परीक्षण जो करने वाला जो चीज़ें हुआ वह कब हुआ, तो यह जो है आपके 1900, ध्यान में दीजिएगा, 1908 में जो है पहला साइमन बिने परीक्षण जो है 1908 में हुआ, ठीक है। चलिए, जाति के आधार पर वर्गीकरण को डैश कहते हैं। अब मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था कि जाति के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, उसके बाद जो है धर्म के आधार पर हो, ठीक है ना, अलग अलग आधारों पर जो है बांटा जाता है, उनके कामों को उनके जिम्मेदारी दिया जाता है, तो वह जो है सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। समझ गए। तो यह जाति के आधार पर जो वर्गीकरण होता है वह क्या होता है, सामाजिक अस्तरीकरण होता है, ठीक है। चलिए, राजनीतिक दल डैश समूह होते हैं, राजनीतिक दल कौन सा समूह होता है, तो राजनीतिक दल बड़ा होता है, इसलिए यह द्वितीयक समूह है। अगर राष्ट्र पूछ लेगा कि राष्ट्र कौन सा दल है, तो वह भी द्वितीयक समूह होता है। लेकिन पूछ लेगा कि गांव परिवार कौन सा समूह होता है, तो प्राथमिक समूह होता है, ठीक है। चलिए, डैश मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को प्रस्तावित किया, किसने जो है, मैं बता दूं, किसने जो है आपको कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जो है वो मेंटल एनालिसिस सिद्धांत को, थ्योरी को दिया, तो सिगमंड फ्रायड ने जिन्होंने मेंटल एनालिसिस किया और उसका सिद्धांत दिया, ठीक है। इदम को किस सिद्धांत के रूप में जानते हैं, इदम को किस सिद्धांत के रूप में जानते हैं आपको बताना है। तो इदम जो होता है, जिसको हम लोग आईडी बोलते हैं, यह हमेशा क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि इदम हमेशा वास्तविक के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, आधुनिक युग में मनोविज्ञान डैश को भी कहा जाता है, मतलब आधुनिक युग में मनोविज्ञान किसे कहा जाता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आधुनिक युग में
ठीक है। आधुनिक युग में जो है मनोविज्ञान को हम लोग व्यवहार का विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझ लीजिए ऊपर वाला में। ठीक है, देखिए ईदम के सीधा अगर सिद्धांत पूछेगा कि किस सिद्धांत, ईदम को डैश का सिद्धांत भी कहते हैं, तो इसको खुशी का सिद्धांत भी कहते हैं। लेकिन अगर पूछ लेगा कि ईदम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बहुत गौर से सुनिएगा, आपसे पूछेगा कि ईदम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कार्य करना पूछेगा तो वास्तविकता के सिद्धांत पर। ठीक है, लेकिन अगर सीधा पूछ लेगा कि ईदम को डैश सिद्धांत भी कहते हैं, तो ईदम को खुशी का भी सिद्धांत कहते हैं। दोनों में फर्क है, कार्य करना और सीधा सिद्धांत। समझ गए? चलिए, अब ये हो गया ईदम को डैश के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ ही गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। और सीधा पूछेगा कि ईदम को डैश सिद्धांत भी कहते हैं, तो ईदम को खुशी का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट है, डैश एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है। कौन ऐसा चीज़ है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है? तो व्यक्तित्व, पर्सनालिटी जो होता है वह एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है। आप लोग जानते हैं कि सब व्यक्ति का वेशभूषा, पहनावा, ड्रेसिंग, बोल चाल, व्यवहार, उठना बैठना सब अलग होता है सबका, और यही जो है सब व्यक्ति में एक दूसरे को अलग करता है। और पहनावा, ओढ़ावा, व्यवहार, विचार, उठना बैठना, बोलना, इस सब के सामूहिक सम्मेलन को, सम्मिलित को, गुण को व्यक्तित्व कहते हैं। समझ गए? चलिए, जो कि व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी दोनों चीज़ों को दिखाता है और वही व्यक्तित्व होता है। समझ गए? चलिए, तो विदा लेते हैं। जो यहाँ पे क्वेश्चन था 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, मैंने आंसर बता दिया। ठीक है, चलिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।